हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था। आज का वीडियो होगा मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। आज मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमें महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। आइए चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पृष्ठभूमि कार्य। जैसा कि 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और वह फिर जेल चले जाते हैं। महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल हो जाती है इनको। तो महात्मा गांधी 1922 में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। रिहा कर दिया गया इनको। लेकिन क्या जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं क्या आंदोलन पूरा रुक जाता है? आंदोलन तो रुक जाता है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन उसी बीच में एक नया आंदोलन जन्म लेता है। क्योंकि कांग्रेस 2 फाड़ में बढ़ जाती है। जैसे महात्मा गांधी गिरफ्तार होते हैं तो जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, चित्तरंजन दास होते हैं, ये सारे लोग चाहते थे कि हम विधान परिषद में प्रवेश करके, क्योंकि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था कि असेंबली का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार करना, ये भी एक असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम में शामिल था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम चुनावों का बहिष्कार करें, सरकार का बहिष्कार करें, विधान परिषदों का बहिष्कार करें, चुनावों का बहिष्कार करें। लेकिन जैसे महात्मा गांधी गिरफ्तार होते हैं तो यह आंदोलन में ठहराव नहीं आता है, बल्कि दूसरे रूप में आंदोलन चलता रहता है। तो एक उस कांग्रेस की जो बैठक होती है दिसंबर 1922 में कांग्रेस की फिर बैठक होती है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर 1922 में। इस अधिवेशन में कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमें विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए और हमें विधान परिषदों में प्रवेश करके अड़ंगा की नीति अपनानी चाहिए। जबकि एक वर्ग इसको मानने को तैयार नहीं था, वह पूर्ण असहयोग करना चाहता था। वह चाहता था कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें विधान परिषद का बहिष्कार करना है, विधान परिषद में प्रवेश नहीं करना है, हम बाहर से सरकार का असहयोग करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा वर्ग था, यह वर्ग था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का और इनके सहयोगियों का वर्ग था। असंतोष व्याप्त हो जाता है, 2 फाड़ में बढ़ जाती है और दोनों कांग्रेस 2 फाड़ में बढ़ जाती है और दोनों अलग अलग रास्तों पे चलने लगते हैं। ऐसे में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। जो चित्तरंजन दास होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन होते हैं? CR दास। महामंत्री कौन होता है? मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री होते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर गठन कर लेते हैं और वह एक अपना उद्देश्य बनाते हैं। स्वराज पार्टी का एक उद्देश्य बनाते हैं। वह उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है औपनिवेशिक सत्ता का विरोध। वह पार्टी का गठन करके सत्ता का विरोध करेंगे और स्वराज प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। इनका जो दूसरा कार्यक्रम था वह विधान असेंबली में प्रवेश, लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश,
विधान परिषदों के चुनाव में प्रवेश और केंद्रीय विधानमंडल में प्रवेश करके वह अड़ंगा की नीति अपनाएंगे और सरकार से कोई विधेयक पारित नहीं होने देंगे। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो कांग्रेस दो फाड़ में बढ़ जाती है, एक फाड़ होती है, उसको हम प्रो चेंजर्स कहते हैं। प्रो चेंजर्स ये जो प्रो चेंजर्स होती है, यह विधान परिषदों में हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं। विधान परिषद में हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं। इन विधान परिषद में हिस्सा लेकर हम सरकार का विरोध करेंगे। दूसरा नो चेंजर्स होती है। नो चेंजर्स, यह विधान परिषद में हिस्सा न लेने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस एक प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में बदल जाती है। नवंबर 1923 में नेशनल असेंबली का चुनाव होता है। नेशनल असेंबली का चुनाव होता है। नवंबर 1923 में चुनाव होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। और उस चुनाव में जो सीटें होती हैं, 101 निर्वाचित सीटों में से 42 स्थानों पर स्वराज दल का वर्चस्व हो जाता है। इसके अलावा जो प्रांतीय परिषदों के चुनाव होते हैं, उसमें प्रांतीय परिषदों में भी बहुमत, कुछ प्रांतों में बहुमत होता है। जैसे मध्य प्रांत में बहुमत होता है, बंगाल में बहुमत होता है। पश्चिम बंगाल में यह पार्टी जो होती है बहुत बड़े दल के रूप में उभरती है। अन्य प्रांतों में भी इसका आशाजनक सफलता इसको मिलती है। तो इस तरह से स्वराज पार्टी नेशनल काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश कर जाती है। और यह अड़ंगा की नीति अपनाने लगती है। और यह अपने उद्देश्यों में बहुत कुछ हद तक सफल भी होती है। परंतु एक घटना घटित हो जाती है। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। और यह जो पार्टी होती है, धीरे धीरे यह डाउन होने लगती है। यह पार्टी डाउन होने लगती है और सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क उठती है। इसको लोग सांप्रदायिक की दृष्टि से देखते हैं। और फिर यह अगले चुनाव में इसका प्रदर्शन काफी खराब रहता है और यह पार्टी समाप्त होने लगती है। उसी समय 1927 में 8 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भारतीयों को हम मांगे थी कि जो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है वह पर्याप्त है, उससे भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। भारतीयों के ऊपर प्रशासन या शासन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, बहुत कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1927 में एक आयोग बनाती है। और वह आयोग का काम होता है कि वह 1919 के अधिनियमों का परीक्षण करे। भारत में जाकर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का परीक्षण करे। वह देखे कि इसमें कमियां क्या है, क्या भारतीय संवैधानिक अधिकार देने के अनुकूल है या नहीं, भारतीय अपना शासन चलाने के अनुकूल है या नहीं, इत्यादि तमाम ऐसी योजनाएं थीं। इस योजनाओं को लेकर सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। यह साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठित की जाती है और इसको भारत भेजा जाता है। साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। यह साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को भारत आया। क्या साइमन कमीशन यह साइमन कमीशन भारत आया 3 जनवरी 1928 को। जब यह भारत आता है, जनवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, तो इस साइमन कमीशन का व्यापक पैमाने पर विरोध किया जाता है। जितने भी कांग्रेसी नेता होते हैं, अन्य दल नेता होते हैं, सारे नेता इस साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। साइमन कमीशन के भारत आने पे जगह जगह हड़ताल की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है और काले झंडे दिखाए जाते हैं। साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे
साइमन कमीशन का हड़ताल प्रदर्शन काले झंडे से स्वागत किया गया। कलकत्ता में, लाहौर में, लखनऊ में, विजयवाड़ा में, पूना में व्यापक प्रदर्शन किया गया साइमन के विरुद्ध। लखनऊ में इसका नेतृत्व कर रहे थे नेहरू। लखनऊ में नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं। इनको लाठियों से पीटा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को और गोविंद वल्लभ पंत को लाठियों से पीटा जाता है। और इसी तरह से 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। और इसी में लाला लाजपत राय की जो भीड़ होती है, जो कांग्रेसियों की भीड़ होती है और जो पुलिस होती है, उनके पुलिस वाले जो होते हैं वह लाठी चार्ज कर देते हैं। भीड़ के ऊपर, जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं। और इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आती हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और परिणाम यह होता है कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। एक महान हस्ती जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस साइमन कमीशन के विरोध में एक बातें देखने को मिली थी कि जो पुलिस वाले थे, पुलिस अधिकारी थे या जो पुलिस प्रशासन था, वो किसी को भी नहीं छोड़ती थी। चाहे वह कितना भी सम्मानित नेता क्यों हो, कितना भी राष्ट्रीय नेता क्यों हो, वह लाठी चलाना आम बात हो गई थी, लाठी चार्ज करना आम बात हो गई थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, गोविंद वल्लभ पंत के ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, विभिन्न नेताओं के ऊपर लाठी चार्ज करना आम बात हो गई थी। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो जितने क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों के भी नेता थे, क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे। इनको शेरे पंजाब के नाम से किया जाता था। पंजाब में इनको काफी मान सम्मान मिला था। तो जब शेरे पंजाब की मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो क्रांतिकारी जो होते हैं बौखला जाते हैं। परिणाम यह होता है कि दिसंबर 1928 में जो पुलिस अधिकारी इनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसको भगत सिंह और इनके साथियों ने इनके साथियों ने उसको गोली मार दिया, उसकी हत्या कर दी, मतलब हत्या कर दिया। साइमन कमीशन का व्यापक विरोध होता है। हर जगह ये नारे उठते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। परिणाम यह होता है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य असफल हो जाता है। तो चूंकि साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसमें जो भारत के सचिव होते हैं, लॉर्ड बुरकेनहेड, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, ये भारत सचिव होते हैं। यह लॉर्ड बर्केनहेड जो ये कांग्रेसियों को चुनौती देते हैं कि भारतीय इस प्रकार का प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। भारतीय किसी भी प्रकार का प्रस्ताव तैयार नहीं कर सकते हैं, कोई योजना तैयार नहीं कर सकते हैं। तो भारतीयों के स्वाभिमान पे गहरा धक्का लगता है कि साइमन कमीशन जैसे प्रस्ताव को वह तैयार करें। परिणाम यह होता है कि फरवरी, मई और अगस्त में 1928 में कांग्रेसियों का अधिवेशन होता है। किसका होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू इत्यादि लोग भाग लेते हैं। यह एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है और एक योजना तैयार की जाती है। इस योजना को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इस योजना को। यह जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी और मोतीलाल नेहरू ने ही इस रिपोर्ट को लिखा था, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न बातों पर चर्चा की गई थी, विभिन्न प्रस्तावों की चर्चा की गई थी, जैसे कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस बनाने की चर्चा की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स बनाया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन होता था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया। वयस्क मताधिकार का वकालत की गई थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार की वकालत की गई थी, इत्यादि सारे प्रावधान इस नेहरू रिपोर्ट में मौजूद थे। इसमें जो मुस्लिम वर्ग था वह इसके पक्ष में नहीं आ सका था, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह योजना थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाका होगा वह मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिमों के लिए आरक्षण नहीं होगा, उनके लिए आरक्षित स्थान नहीं होगा। जहां मुस्लिम अल्पमत में होंगे वहीं पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध होता है इस प्रस्ताव का, नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध होता है और मोतीलाल नेहरू और अन्य जो नेहरू रिपोर्ट के जो सदस्य होते हैं, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था, सारे सदस्यों को ये असमंजस में होते हैं कि क्या किया जाए। यदि मुस्लिम लीग की बात मान ली जाती है तो हिंदू संप्रदाय उनसे अलग हो जाता है, यदि हिंदुओं की बात मान ली जाती है तो मुस्लिम संप्रदाय उनसे अलग हो जाता है। परिणाम यह होता है कि विरोध बढ़ता ही जा रहा था नेहरू रिपोर्ट के प्रति। और जो मुस्लिम लीग का नेता था जिन्ना ने एक इसके विरोध में एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसको हम 14 सूत्री मांगों के नाम से जानते हैं। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, 14 सूत्री योजना होती है, यह अपनी अलग से योजना तैयार कर लेता है। तो लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट होती है इसका विरोध किया जाता है। इसका विरोध करने वाले होते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू चूंकि पूर्ण स्वराज चाहते थे, वह कोई औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते थे, तो नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की चर्चा की गई थी। नेहरू सुभाष चंद्र बोस इसके विरोध में होते हैं और विरोध बढ़ता जाता है। विरोध बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? पूर्ण स्वराज। जो कांग्रेसी का अन्य खेमा था वह चाहता था कि पूर्ण स्वराज मिले, हमें सत्ता मिले, हमें स्वराज, अंग्रेजों के द्वारा शासन भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो इस तरह से यह पूरा 1929 में यह रिपोर्ट भी धीरे धीरे असफल हो जाती है, नेहरू रिपोर्ट भी असफल हो जाती है। जब महात्मा गांधी 1924 में रिहा होते हैं, 1924 में महात्मा गांधी रिहा होते हैं, महात्मा गांधी रिहा होते हैं, तो रिहा होकर महात्मा गांधी बैठते नहीं हैं, वह सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, पूरे देश का ऑब्जर्वेशन करते हैं। 1924 से लेकर 1929 तक, 1924 से लेकर 1929 तक वह यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं। यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं, विभिन्न प्रांतों की यात्रा करते हैं, विभिन्न जगहों की यात्रा करते हैं। जैसे काठियावाड़ जाते हैं, मध्य भारत में जाते हैं, मध्य भारत जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य भारत जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, मालाबार में जाते हैं, त्रावणकोर में जाते हैं, बिहार, संयुक्त प्रांत, कच्छ, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों का दौरा करते हैं। महात्मा गांधी दौरा करते रहते हैं। 1924 से लेकर 1929 तक महात्मा गांधी दौरा करते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं, गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाते रहते हैं, लोगों से जन समर्थन जुटाते रहते हैं, अपनी योजनाओं से अवगत कराते रहते हैं, स्वदेशी के प्रचार करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, खादी के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, हथकरघे उद्योग के जीर्णोद्धार के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से पंचायतों की स्थापना पर बल देते हैं, यानी कि जो उनका कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम का अपने प्रचार प्रसार पूरे देश भर में वो करते रहते हैं। 1924 से 1929 तक वो पूरा प्रचार करते हैं। और 1929 में महात्मा गांधी तो 60 वर्ष के हो गए थे, 60 वर्ष के हो चुके थे 1929 में। अब बताइए 60 वर्ष की अवस्था में फिर महात्मा गांधी को आंदोलन करना था। 1929 में महात्मा गांधी 60 वर्ष के हो जाते हैं और 1929 में ही इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनती है। इंग्लैंड में
इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार होती है। मजदूर दल की सरकार 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार होती है, 1929 में। और इसके प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ये पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीयों, चूंकि मजदूर दल की सरकार बनी थी इंग्लैंड में, भारतीयों को काफी आशाएं थी और मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनते समय ही यह घोषणा किया था कि जल्द ही राष्ट्रमंडल में एक और राष्ट्र शामिल होगा, वह होगा भारत। उसको औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। उस समय भारत के जो वायसराय होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनती है। मजदूर दल की सरकार होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और उस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन यह होते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड इरविन को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड यह बुलाते हैं, भारतीयों को भारतीय समस्याओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा की। वह घोषणा कब की? 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की घोषणा होती है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा कर देते हैं कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, लेकिन इनकी घोषणाओं से सुभाष चंद्र बोस और नेहरू यह पूर्ण रूप से असहमत होते हैं, क्योंकि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस यह स्वराज के पक्ष में होते हैं, पूर्ण स्वराज के पक्ष में होते हैं। यह चाहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य प्रदान किया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अभी भारतीय इस योग्य नहीं है कि वह अपना शासन खुद देख सकें, खुद संचालित कर सकें। इसके लिए वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने के पक्ष में होते हैं। समय बीतता जाता है, भारत को स्वराज नहीं मिलता है। समय बीतता जाता है और भारत को औपनिवेशिक स्वराज भी नहीं मिलता है। ऐसे में लाहौर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में महाधिवेशन होता है। कांग्रेस का महाधिवेशन होता है। महाधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का महाअधिवेशन होता है। महाअधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू। जे नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। अब जब ये अध्यक्ष होते हैं तो चारों तरफ असंतोष व्याप्त होता है। आर्थिक समस्याएं होती हैं, राजनीतिक समस्याएं होती हैं, प्रशासनिक समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं इस देश में। तो इतने क्षोभ, रोष, असंतोष के वातावरण में यह लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर किया जाता है। रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे रात्रि होती है। इसमें कांग्रेसियों का एक महाधिवेशन होता है कांग्रेसियों का। तो जब कांग्रेसियों का महाधिवेशन होता है तो इसमें संकल्प पारित किया जाता है। आंदोलन के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और यह संकल्प पारित किया जाता है कि हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और यह प्रस्ताव रखा जाता है कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो यह लाहौर का कांग्रेस महाधिवेशन
संपन्न होता है, फिर 2 जनवरी को यह घोषणा कर दी जाती है, 2 जनवरी 1930 को यह घोषणा कर दी जाती है कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और जब 26 जनवरी का दिन आता है तो गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, हर प्रांतों में पर्चे बांटे जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और प्रतीकात्मक रूप से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1930 से यह प्रतिवर्ष चला था, 26 जनवरी 1930 से यह प्रतिवर्ष चलता रहता है। जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती तब तक 26 जनवरी को ही कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी भी विभिन्न घटनाओं से अवगत होते हैं, महात्मा गांधी विभिन्न घटनाओं से अवगत होते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी 14 से 16 फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेसियों की बैठक करते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है 14 से 16 फरवरी 1930 में। तो फरवरी में साबरमती आश्रम में ये बैठक होती है। उस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का फिर प्रारंभ किया जाता है, जिसको कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पृष्ठभूमि और कारणों से अवगत कराया। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, जिसमें मैं बताऊंगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। अगले वीडियो के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।